नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मेरी लाडो, थोड़ा सा तो खा ले बेटा। नो मीन्स नो। तभी वहाँ सीमा की पड़ोसन मिश्राइन आती है। नखरे तो ऐसे उठाती है अपनी बेटी के, मानो वो 2 साल की बच्ची हो। अरे 26 साल की घोड़ी है सोना। इस तरह सर पर चढ़ा कर रखेगी ना तो ससुराल वाले छोड़ कर चले जाएंगे इसे। मैंने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। अगर कोई इसे लाड़ प्यार से ना रखे तो मुझे उस घर इसकी शादी करनी ही नहीं। ना ही शादी में लगाने तेरे पास पैसे हैं और ना तो तेरी बेटी कोई अफसर। अरे रख घर पर कवारी, लोग थूकेंगे तब समझ में आएगा तुझे। ये कहकर मिश्राइन वहाँ से चली जाती है। मिश्राइन की बात सुनकर सोना रोने लग जाती है। खाना तो तुम मुझे खिला रही हो माँ, तो सबको क्यों तकलीफ है? जब देखो कोई ना कोई ताना देकर चला जाता है। सभी ससुराल वाले बुरे ही होते हैं क्या? नहीं होगी शादी तो ना हो। अरे वो मिश्राइन तो पागल है, तू क्यों मन खराब करती है? चल खाना खा। सोना सीधी साधी और बड़े लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की थी। वो ज़्यादा समय पढ़ने में देती थी, जिस कारण उसे रसोई का कोई काम सही से नहीं आता था। हर रोज़ कोई ना कोई इस कारण उसे ताना सुना ही दिया करता था। एक रोज़, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। दुखेंगे ही ना माँ, तुम बैठती कहाँ हो दिन भर इधर से उधर। आओ मैं मालिश कर देती हूँ। सोना सीमा के पैरों की मालिश कर रही होती है। तभी वहाँ एक पता पूछते पूछते सुशीला आ पहुँचती है। क्या ये शर्मा जी का घर है? नहीं नहीं आंटी, वो तो हमारे पड़ोसी हैं। आप गलत घर पर आ गई हैं। चलिए मैं आपको शर्मा जी का घर दिखा देती हूँ। सुशीला सोना के व्यवहार से बहुत खुश होती है और उसके घर रिश्ता भेज देती है। अब सोना की शादी धीरज के साथ तय हो जाती है। शादी के मंडप पर वधू अब वर से आगे चलेगी। सोना जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके तेज चलने के कारण गठजोड़ा खुलने लग जाता है। हाय हाय हाय, अभी से बहू के पैर खुल गए हैं तो आगे क्या करेगी ये? इसके पहले कि गठजोड़ा खुलता, सुशीला भागकर उसे पकड़ लेती है और गठजोड़ा खुलते खुलते बच जाता है। अब जो रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ा हो उस पे कैसे ही कोई विघ्न आ सकता है। आप मंत्र जारी रखिए पंडित जी। सुशीला की बात से लोगों की जुबान बंद हो जाती है और धीरज के साथ सोना की शादी हो जाती है। गृह परिवेश के लिए सोना दरवाजे पर खड़ी होती है। बहू, कलश को अपने पैरों से गिराकर घर में प्रवेश करो। सोना को इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, इसलिए वो गलती से अपने उल्टे पैर से कलश को गिरा देती है। हाय राम सुशीला, इतना बड़ा अमंगल। अब तो इस घर को भगवान ही बचाए। तेरा क्या है विमला, बस मुंह खोलकर कुछ भी बोलना आता है तुझे? पता नहीं क्या बायां अंग स्त्री का होता है। मेरी बहू ने गिरा ही दिया उल्टे पैर से कलश, तो ये तो और भी अच्छा हुआ ना, घर में समृद्धि आएगी। बड़ा बहू की तरफदारी कर रही है तू। कितने पैसे ले आई है बहू दहेज में? आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी जी ने तो एक पैसा भी नहीं लिया मेरे परिवार से। देखिए मैं खुद के लिए अपशब्द सुन सकती हूँ, पर मम्मी जी के लिए नहीं। सास बहू के बीच इतना प्यार देखकर वहाँ खड़े सभी चौंक जाते हैं। गृह प्रवेश की रस्म कर सोना अपने ससुराल आ जाती है। जा बहू, तो बहुत थक गई होगी, सो जा, आराम कर। अरे अरे सुशीला, आते ही बहू को सोने को क्यों कह दिया? इतनी पाबंदी के बाद तो आज बहुएं रुकती कहाँ है, और तू इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर बिठा रही है। वो बेचारी रात की थकी हारी है, अब उसे क्या मैं सबका खाना बनाने बोल देती दीदी? मैंने तो पहले ही सोचा था अपनी बहू को मैं किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। मैंने जो कुछ सहा देखा वो मेरी बहू नहीं देखेगी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ये सब कुछ वहीं दूर खड़ी सोना सुन रही थी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मम्मी जी के लिए परफेक्ट बनूंगी। अब मैं अपनी मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, उनके लिए बेटी साबित करके ही दिखाऊंगी। सोना अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर सीधा रसोई में जाकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। वो मम्मी
तुम घर पर जो दम आलू बनाती हो ना, उसकी रेसिपी बताओ ना। मैं सबके लिए पूरी और दम आलू बना रही हूँ। तू रसोई में है? अरे बेटी, गरम तेल खुद पे मत गिरा लेना। कैसे लोग हैं, आते ही तुझे रसोई में भेज दिया। मैंने तेरी शादी उस घर में करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं माँ, इतनी अच्छी है मेरी सासू माँ कि मैं क्या कहूँ। सभी उन्हें ताने देने लगते हैं मेरे कारण, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी सुनना पड़े। इसीलिए मैं खुद की मर्ज़ी से रसोई में आई हूँ। अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू गृहस्थ जीवन अच्छे से चला लेगी। अपनी माँ से पूछकर सोना अच्छे से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। देखिए दीदी, मेरे प्यार का नतीजा, मेरी बहू के हाथ की पहली रसोई खाइए आप। पहली रसोई और एक भी मिठाई ही नहीं? ये नहीं बताया क्या तेरे मायके वालों ने कि पहली रसोई में मीठा बनाना ज़रूरी होता है? अब मैं अभी बना देती हूँ बुआ जी। अरे अरे बहू, तू दुखी क्यों होती है? फ्रिज से आइसक्रीम लिया? हाँ, इतना कर दिया तूने, बहुत है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुशीला सोना को अपनी बहू नहीं, बेटी की तरह रखती। सोना भी अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती, पर कोई ना कोई इस बात पर सुशीला के कान भर ही दिया करता। एक दिन सुशीला की सहेली विमला उसे रोते हुए कॉल करती है। सुशीला, तू मेरे घर आ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। सुशीला विमला के घर जाती है। सुशीला, मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। वो अपना ससुराल छोड़कर आ गई, अब मैं क्या करूं? और फिर पास खड़ी अपनी बहू को देखकर कहती है, अरे बहू, तू क्या मेरे सर पर खड़ी है? जा चाय लेकर आ सुशीला आंटी के लिए। क्या बोलूं सुशीला, एक तो बेटी वापस आ गई और एक बहू ऐसी। तू कितनी खुश है, तेरी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से है। तेरी बहू भी तेरे कहने से पहले सब काम कर दिया करती है। अपनी बहू को किस तरह रखती है विमला तू? वो कोई नौकरानी थोड़ी ना है। और यही व्यवहार कोई तेरी बेटी के साथ कर रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। कल को तेरी बहू भी अपने मायके ना चली जाए। मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह समझा, इसलिए वो आज अपनी माँ मानती है मुझे। और जो मैंने मेरी बहू को दिया, भगवान ने वैसा ही मेरी बेटी को दिया। सब कर्म है विमला। अब मैं समझी सुशीला, क्यों तू अपनी बहू की ढाल बनी रहती थी। मैंने तो अपनी बहू को सर का बोझ ही समझा है, और अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के सर पर चढ़कर रहना ही सिखाया। मेरी ही मंद बुद्धि के कारण मेरा घर बिखरने को है। अब मैं भी तेरे कहे पर चलूंगी और अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। देखो माँ, बारात जा रही है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? बारात तो यहाँ से आती जाती रहती है। काश माँ, मेरी भी शादी हो पाती। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तेरी शादी एक इंसान से करा दूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ? मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अरे इसका भी इलाज है मेरे पास। कल ही हम नदी के किनारे वाले जादूगर के पास चलेंगे। वो अपनी शक्ति से हम दोनों को इंसान बना देगा। और ठीक ऐसा ही होता है। जादूगर उन दोनों माँ बेटी को चुड़ैल से इंसान के रूप में बदल देता है। ये तो कमाल हो गया अम्मा, अब तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। ये भभूति रखो, इसे हर रात खा लेना, वरना सुबह तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। जी जी, बिल्कुल खा लूंगी। कुछ दिनों के बाद चुड़ैल की माँ अपनी बेटी की शादी धोखे से हरीश नाम के लड़के से करवा देती है। फिर एक दिन, अरे मान गए हरीश, इतनी सुंदर पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, और एक तुम हो कि खुश होने के बजाय हमेशा तुम्हारा मुंह हारे हुए लीडर के चमचे की तरह लटका रहता है। अरे सुन भाई, मेरी पत्नी सुंदर है तो क्या करूं, नाचूं? देख लाला, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम हर दूसरे दिन कम से कम 10 लोगों का राशन खरीद कर ले जाते हो। अरे आखिर तुम इतने राशन का करते क्या हो? तुम्हारे घर में तो खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। अरे तुझे मेरे घर की बातों से क्या लेना देना? तू चुपचाप अपनी दुकानदारी कर,
वरना यहाँ दुकानों की कमी नहीं है। इतना कहकर हरीश वहां से चला जाता है। हरीश जैसे ही घर पहुंचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे क्या सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। अरे क्या हो गया? मेरी बहू तो एक नंबर की चांडाल निकली, मुझे मेरे ही घर की नौकरानी बना दी। ए कमला, क्या बड़बड़ कर रही है? चुपचाप काम नहीं कर सकती क्या? ठीक है बहू। रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ माँ के बच्चे, पहले ये बता तुझे घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, मैं दुकान से राशन खरीद रहा था। आखिर तुम 10 लोगों का खाना अकेले खा जाती हो, इसलिए हर दूसरे दिन राशन खरीदने जाना पड़ता है। अरे चल ठीक है। ए कमला, फटाफट मेरे लिए खाना बना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ए हरीश, चल मेरे पैर दबा। मेरी समझ में नहीं आता, ये बहू आखिर हमसे किस जन्म का बदला ले रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? अरे नाश पिटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ही बड़ी जल्दी थी अपने बेटे की शादी करवाने की। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? जो हर माँ करती है मैंने भी तो वही किया है ना। सही तरीके से जांच पड़ताल तो कर लेती कि लड़की कैसी है, स्वभाव कैसा है। इस तरह आंसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं। जो गलती की है अब तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आपका ये भाषण सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं तो चली रसोई घर में खाना बनाने, नहीं तो ये डायन मुझे ही पकाकर खा जाएगी। कमला रसोई घर में चली जाती है। इस तरह हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी नरक बन जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात, आज तो खाना खा के मजा आ गया। कुछ भी कहो, मेरी बुढ़िया सास खाना एक नंबर का बनाती है। और ये कामचोर हरीश क्या कर रहा है? ए लड़के, ठीक तरह से पैर दबा। तो मुझे बहुत नींद आ रही है। इस तरह उस रात चुड़ैल जादूगर की दी हुई भभूति खाना भूल जाती है। अगली सुबह अपनी बगल में लेटी चुड़ैल को देखकर हरीश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गया रे, ये क्या? ये भाग्यवान, तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तूने सही कहा हरीश, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। तभी हरीश की नींद खुल जाती है। बच गया रे, ये तो एक सपना था। अरे नालायक, तेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और तू यहाँ लेटा लेटा सपने देख रहा है। चल उठ जल्दी। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा, ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो क्या, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वे स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वे सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा।
बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वे खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वे दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वे तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वे भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। शिक्षा, इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य खुद लिख सकता है। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।
और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। बाय बाय। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते। मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं।
इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो 1 नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। इतनी देर से साइकिल चला रहा हूँ, अब तो मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर दीपक एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक जोरदार आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल उसकी साइकिल लेकर भाग रही है। अरे मर गया, अरे ये चुड़ैल तो मेरी साइकिल लेकर भाग रही है। अरे कोई तो मेरी साइकिल बचाओ। फिर एक दिन 2 औरतें उस जंगल से गुजर रही होती है। आज तो हमें बाजार से लौटने में बहुत देर हो गई। हाँ, तुमने सही कहा। आज भी अगर मैं देरी से घर पहुंची तो मेरा पति तो बहुत नाराज हो जाएगा। तभी उन दोनों औरतों के पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई आती है और दोनों की चोटी एक साथ काट लेती है। ओह, मेरी चोटी! अरे मर गई रे। अरे तेरा नाश पिटे, हमारी चोटी काट कर ले गई। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तेरा सत्यानाश हो। देखते ही देखते गांव में उस चुड़ैल का डर चारों ओर फैल जाता है। एक दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ उस जंगल से गुजरते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, रात होने से पहले हमें गांव पहुंचना है। और कितनी तेज चलूं जी, आप तो हर वक्त बस मुझे डांटते ही रहते हैं। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई आती है और रमेश के बाल पकड़कर हवा में उसे उड़ा कर ले जाती है। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल तो मुझे खा लिए जा रही है। अरे कोई तो बचाओ रे। हाय, मेरे पति को चुड़ैल उठा कर ले जा रही है। कोई मेरे पति को बचाओ। चुड़ैल की रोज रोज की इन हरकतों से तंग आकर एक दिन सभी गांव वाले इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। अरे मुखिया जी, बाहर आइए। तभी मुखिया घर से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप सभी गांव वाले यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? तभी विमला कहती है, अरे क्या बताऊं मुखिया जी, उस जंगल वाली चुड़ैल ने तो मेरी चोटी काट ली। अरे क्या बताऊं मुखिया जी,
वो चुड़ैल तो मेरी नई साइकिल लेकर 9-2-11 हो गई। तभी रमेश की पत्नी कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उड़ा कर ले गई। तभी मुखिया कहते हैं, अब आप लोगों से क्या छुपाऊं, वो नास पीटी चुड़ैल मेरे सर की पगड़ी उड़ा कर ले गई है। मैं भी जंगल से जा रहा था, तभी चुड़ैल उड़ती हुई आई। अब ये पगड़ी मैं पहनूंगी। अरे अरे मेरे पगड़ी! फिर मुखिया जी उदास होकर कहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव वालों की भीड़ में खड़ा बब्बन मुखिया जी के सामने आकर कहता है, मुखिया जी, आप चिंता न करिए, मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। तभी गिरधारी कहता है, बड़ा आया चुड़ैल को सबक सिखाने। बेटा, अभी तुम्हारा बाला उस चुड़ैल से पड़ा नहीं है। अरे बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, कुछ करके दिखाओ तुम माने। तो ठीक है, कल मैं अकेला जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन बब्बन उस जंगल में पहुंच जाता है और चुड़ैल को आवाज देने लगता है, अरे चुड़ैल दीदी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तभी चुड़ैल बब्बन के सामने आ जाती है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में आया है। अरे तू कहाँ से आया है और मेरे लिए क्या खुशखबरी लाया है? मेरा नाम बब्बन है और मैं चुड़ैलों के राजमहल से आया हूँ। चुड़ैलों की रानी पूतना ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं, और अगर तुम परीक्षा में पास हो जाती हो तो तुम बाकी चुड़ैलों के साथ उस राजमहल में हमेशा के लिए रह सकती हो। चुड़ैल खुश होकर कहती है, क्या तू सच कह रहा है? मुझे चुड़ैलों के राजमहल में रहने का मौका मिलेगा? अरे अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। वैसे भी मैं इस जंगल से तंग आ चुकी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें राजमहल में रहने का मौका मिलेगा। चलो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और तुम उनसे क्या क्या कर सकती हो? मैं गायब हो सकती हूँ, बड़े बड़े हाथियों को हवा में घुमाकर फेंक सकती हूँ, और इतना ही नहीं, मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। ये सारी खूबियाँ तो सभी चुड़ैल में होती है। कुछ और बताओ, जैसे कि क्या तुम अपने शरीर का आकार घटा बढ़ा सकती हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं चाहूँ तो अपने शरीर को एक छोटी सी चींटी के जितना छोटा बना सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस बड़े से पेड़ से भी बड़ी बन सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। फिर बब्बन एक कांच की बोतल नीचे जमीन पर रख देता है और उस चुड़ैल से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इस बोतल के अंदर समा गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बाकी चुड़ैलों से ज्यादा ताकतवर और गुणी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाती हूँ। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने शरीर को छोटा करके जमीन पर रखी बोतल के अंदर चली जाती है। तभी बब्बन जल्दी से उस बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देता है। अरे अरे चालाक आदमी, ये क्या किया तूने? बड़ी आई थी राजमहल में रहने वाली। अरे चुड़ैल, आज से ये कांच की बोतल ही तेरा राजमहल है। फिर बब्बन उस बोतल को ले जाकर बहती हुई नदी में फेंक देता है और इस तरह बब्बन अपनी होशियारी से उस चुड़ैल को सबक सिखाता है। शिक्षा, हिम्मत और होशियारी से दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।